बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चंद दिन पहले शेख रशीद ने ईवीएम के हवाले से कुछ ऐसा कहा था कि उसमें धांधली की स्मेल जो है वो महसूस की जा सकती थी। आज फ़रोग नसीम साहब ने फिर वही बात कर दी मिलती जुलती उससे। वो क्या बात है और शेख रशीद साहब ने क्या कहा था, और ईवीएम के हवाले से पूरी दुनिया में तफसात पाए जाते हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर फ़रोग नसीम साहब ये कहते हैं कि जनाब वो उन्होंने बिल पढ़ा ही नहीं था, अपोजिशन वालों ने बगैर पढ़े ही उसको रिजेक्ट करने चल पड़े थे वगैरह वगैरह। तो इनके वुज़रा ने कितना पढ़ा हुआ है इस बिल को, इस पर बात करेंगे शबीर फराज साहब के एक बयान के हवाले से। और फिर नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है, बड़ा चुभता होगा। और आज फिर सेनेट में, वहीं से सेनेट से शुरू कर लेते हैं। आज सेनेट में फिर बुलडोज किया गया पूरे प्रोसेस को, कानून साजी का जो है। तो को 3-4 बिल थे। एक नैब तरमीमी बिल था, एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, एक ख़वातीन वगैरह का बिल था, और फिर कोई हायर एजुकेशन तरमीमी बिल था। इस टाइप को चीज़ 3-4 बिल थे। वो जुमा के टाइम जब देखा उन्होंने कि अपोजिशन वाले, सादिक संजरानी साहब ने, चेयरमैन ने देखा कि अपोजिशन वाले जो है वो निकल गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, कम हो गए हैं तादाद, तो वो जनाब उन्होंने ज़िमनी एजेंडा के तहत वो बिल जो है वो पेश करवा दिए। ज़ाहिर करारदाद होती है कि जनाब बिल पेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करारदाद ज़िमनी एजेंडा के तहत। और साथ ही ये शोर मच गया जनाब वोटिंग करवाएँ वोटिंग करवाएँ वोटिंग करवाएँ। और वोटिंग करवा ली और 35 वोट उन के हक़ में आए बिल्स के, और 29 जो वोट हैं अपोजिशन के थे उस वक्त मौजूद। हालांकि सेनेट में अक्सरियत जो है वो अपोजिशन वालों की है, 51-52 बनती है। एक साकडार साहब वाली जो है वो खाते में पड़ी हुई है, लेकिन ना वो वोट डाल सकते हैं, ना अभी तक उन्होंने हलफ उठाया है, ना रुकन बने हैं। उस वक्त जब वो मुल्क से चले गए थे 2018 में मार्च में, उस वक्त इनकी हुकूमत, उनको उसी वक्त चाहिए था कि यार, बल्कि क्या इतनी मोहब्बत थी नवाज शरीफ साहब को इनसे कि जनाब लाजमी इनको दोबारा सेनेट में आना था। फिर किसी वक्त मौका मिलता। उस वक्त तो हालात पता ही था क्या थे, आपके हाथ से निकल चुके हुए थे। सारा कुछ अदलिया के हाथ में था, और अदलिया के पीछे डोरियाँ जो हिल रही थी वो इस्लामाबाद तो हिल रही थी रावलपिंडी से। सारे यार ये अब कोई राज नहीं रहा। साकिब साहब की जो मोहब्बतें और सारा कुछ जो भी उन्होंने किया है, और उनके साथ जो जजेस थे, सारा सबको पता है। अब नाम शाम लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर साकडार साहब उस वक्त कुर्बानी शेरवानी दे देते, बाहर जाके बैठ जाते। अब स्टे है सुप्रीम कोर्ट का हल्फ पे, और इनका जो ऑर्डिनेंस था वो भी गया, जो लेके आए थे जनाब के इतने दिन के अंदर अंदर हल्फ उठाना पड़ेगा सेनेटर को या एमएनए को, अगर नहीं उठाएंगे सीट खाली कंसिडर होगी। वो भी गया, क्योंकि वो अदालत का स्टे है, वो उनके लिए खाली करवाना चाह रहे थे शौकत तरीन साहब के लिए। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन ये बुलडोज इन्होंने आज किया है इस मामले को जो कानून साजी का है। ऐसा नहीं होता, ना कोई कमेटी के सुपुर्द हुआ। अपोजिशन वाले बड़ा शोर मचाया कि जनाब आप इसको कर लें, कमेटी के सुपुर्द कर दें। तो कौमी असम्बली से पहले ही मंजूर हो चुका था, ज़ाहिर वहाँ तो उनकी अक्सरियत है, और सेनेट में उनके अक्सरियत ना होने के बावजूद आज तरीके से दाव लगाया उन्होंने, दाव लगा के मंजूर करवा के चले गए। ये कहाँ की जमहूरियत है? ये इसको जमहूरियत कहते हैं। और इस जमहूरियत के लिए अगर जद्दोजहद करती रही है पीटीआई, फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ऐसी जमहूरियत का। कि और वो जो बिल मंजूर हुआ है नैब से, वो उसमें थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो रही है लोगों को। नैब तरमीमी बिल के शायद वो जो इन्होंने अभी ऑर्डिनेंस जारी किया था वो वाला बिल है। ये नहीं, ये वो बिल नहीं है। ये अभी तरमीम नहीं की थी, जिसमें एक्सटेंशन दी उसको, चेयरमैन नैब के एक्सटेंडेबल बनाया, उसको जो नाकाबिल तस्दीक था उसकी जगह कर दिया था कि जनाब दोबारा भी तकर्रर उनका हो सकता है। और वो पहले उनमें जो मुद्दत थी उसमें इन्होंने कहा जनाब नए तकर्रर तक पुराना जो चेयरमैन नैब वो काम करता रहेगा। ये वो वाला बिल नहीं है। ये बिल जैसे 4 साल चेयरमैन नैब के लिए है ना, इसी तरह 3 साल प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए थे कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो 3 साल के लिए होगा। इसमें भी इन्होंने उसको एक्सटेंडेबल बनाया तरमीम करके। ये वो वाला बिल था
ये प्रोसिक्यूटर जनरल की एक्सटेंशन वाला बिल था और असगर हैदर साहब खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो नैब के जो चेयरमैन है वो तकर्रर करते हैं उसका। असगर हैदर साहब जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट के जज होते थे, पीसीओ के तहत हलफ उठा लिया था इन्होंने। और फिर जब वो पीसीओ के ख़िलाफ़ जजमेंट आई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के बाद, तो इनको घर भेज दिया गया था। वो तो इतने भी जजेस जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाया था 2009 में एक जजमेंट के ज़रिए, वो सब फारग कर दिए गए थे। ये वो ही पीसीओ जज हैं असगर हैदर साहब। इन्होंने हमेशा सिविल का ही काम किया वकील के तौर पर, और लाहौर हाई कोर्ट में भी अब जज थे तो सिविल केस या कंपनी केस इनके पास लगते थे। फौजदारी काम इन्होंने नहीं किया हुआ। अब फौजदारी में पता नहीं इनमें क्या ऐसा कोई है खूबी या खसूसियत कि ना सिर्फ इनको प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया गया बल्कि फिर उसमें इनको तस्वीर भी मिली। ये अब ये ऐसे अगर नैब ज़ाहिर है, फिर नैब तो ख़ास हालात में और ख़ास तरह जिसको सियासी इंजीनियरिंग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, वो सारा काम किया जा रहा है। तो पहले जब ये आया था ना असगर हैदर वाला प्रोसिक्यूटर जनरल नैब वाला एक्सटेंशन वाला आर्डिनेंस, उसी वक्त ये शोर मच गया था, पता चल गया था कि जनाब ये कोई गड़बड़ है। ये उसमें चेयरमैन की जो मुलाजमत है, मुद्दत मुलाजमत, उसमें भी तस्दीक करेंगे या उसको दोबारा, वो पहले था ना वो दोबारा उसको कंसिडर, अब इन्होंने बनाया दोबारा कंसिडर भी किया जा सकता है और वो काम करेगा उस वक्त तक जब तक नया चेयरमैन मुकर्रर नहीं हो जाता। वो ना उसमें उनके और ये टाइम कोई नहीं है कि कितने मुद्दत के अंदर नया चेयरमैन वो जो है वो तैनात हो जाना चाहिए, ये कोई नहीं है। ना ही वहाँ ये है कि रीज़नेबल कोई पीरियड, ये भी लफ्ज़ नहीं है। खुला छोड़ाया वज़ीर आज़म की मर्ज़ी है जनाब, जो दिल करे अपोजिशन लीडर के नाल कर लवे मुशावरत, और सदर की मर्ज़ी है कि दोनों कदों पूछे कदों ना पूछे। अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। अब यार वो जो है ना शिबली फराज साहब, उनकी बात और फ़रोग नसीम साहब की बात। फ़रोग नसीम साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, सारे सहाफ़ियों ने घेरा हुआ था उन्हें। तो उन्होंने कहा जनाब जो वो मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी का पार्लियामानी इजलास जो था वो अपोजिशन नहीं चाहती थी वो हो, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने हार जाना है, उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है वगैरह वगैरह, वो तो सबको पता है। और फिर जनाब चलो करें अदालत में चैलेंज, जो भी करना है तो ये ठीक है, ओके है, जो भी है। और फिर उन्होंने जो असल बात है उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, उनका जी तो बिल पढ़ते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं था क्या बिल है, पढ़े बगैर ही वो कहते बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्होंने वैसे कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आइन से मुताबिकत नहीं रखती थी इलेक्शन इस्लाहात वाली, उसमें इन्होंने निकाली हैं। सिर्फ 2-3 चीज़ें ही रखी हैं। एक तो बाहर उनको देना हक, जो तारकिन वतन कह लें आप या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह लें उनको, और दूसरा EVM वाला, वो आइन के तहत जो इख्तियारात हासिल हैं इलेक्शन कमीशन को, उनको पाबंद नहीं किया जा सकता, उनके इख्तियारात छीने नहीं जा सकते किसी कानून के ज़रिए। वो भी खैर EVM पता नहीं कब बनती है, कब नहीं बनती, कब नहीं होती। लेकिन उसमें शेख रशीद साहब चंद दिन पहले उन्होंने TV पर ये गुफ्तगू की थी, और वो मुख्तसर सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उन्होंने वहाँ ये फरमाया था कि ये जो हमारा सिस्टम है सारा नेट का, इंटरनेट का, ये आता है इंडिया से। इसका मतलब ये है कि वो हैक शैक हो सकता है, ये वो कह रहे थे इस तरह की बात। इसके बावजूद मैं EVM की हमायत कर रहा हूँ, यानी उन्होंने ये शोशा छोड़ा कि EVM से धांधली हो सकती है। अगर हम ना भी करना चाहें तो जो भारत के ज़रिए, भारत से क्योंकि नेट का बड़ा पता नहीं क्या तल्लक है, वो कह रहे थे वहाँ से आता है, क्या होता है नहीं होता उतर के। वैसे भी पूरी दुनिया में, वो अमेरिका में भी इस पर रोले शोले पड़े रहे हैं पिछले इलेक्शन में ट्रंप वाले पे, तो ट्रंप के पहले इलेक्शन पे कि जनाब रशिया ने कोई किरदार अदा किया है, फिर मेले शेले हिलरी की जो है वो हैक होती रही हैं, इस तरह की बातें बोते। वो ज़ाहिर है वो इंटरनेट का मामला है यार। ये बात ये है कि नीयत की बात है, नीयत ठीक है तो कागज़ पे भी लिखा जाए तो ठीक है, अगर नीयत ठीक नहीं है तो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक थोड़ा, तो उसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें खामियाँ होती हैं, उसमें चिप होता है, पता नहीं क्या होता है, वो जहाँ मर्जी गड़बड़ कर लें। और क्या उसको करने के, वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, तो उसमें सारी वो टेक्निकलिटीज़ बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसको पहले से उसमें फीड किया जा सकता है बहुत कुछ। फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि जो पहले हमारा सिस्टम था ये बैलेट पेपर वाला, कागज़ वाला,
वो 100% नहीं था, यानी 100% उसमें वो दुरुस्त नताइज जो है वो धांधली हो जाती थी। लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है ईवीएम, ये भी 100% नहीं है, ये उन्होंने कहा है। यानी उन्होंने कहा है कि इसमें भी धांधली के इम्कानात मौजूद हैं, गड़बड़ हो सकती है। मैं नहीं कहता कि जनाब बिल्कुल 100% है। ये वज़ीर आज़म साहब तो कह रही है ना 100% रास्ता रोक दिया, वो कहते हैं कि मैं नहीं कहता ये बात, 100% वाली बात मैं नहीं कहता। इसका मतलब ये गड़बड़ होता है। तो उन्होंने कहा हमारे कुछ तफजात थे, हमारे MKM के कुछ तफजात थे, वो तफजात दूर हो गए हैं, तो अब ये मामला जो है वो हमने फिर वोट दे दिया इसको। लेकिन वो कहते हैं कि ईवीएम पहले नालों बेहतर आ, पहले वाले मैनुअल सिस्टम नालों। लेकिन 100% ये भी नहीं है दुरुस्त 100%। वही शेख रशीद वाली बात कि वहाँ से जनाब आता है तो हैक हो, ज़ाहिर हैक हो सकता है, हैकर पड़ जाए तो क्या होगा। इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। खुद जो उन्होंने ऑडिट करवाया है इसका फ्रांसिक इलेक्शन कमीशन वालों ने, वो उसमें ये है कि जनाब इसमें अगर गड़बड़ हो गई है ना और कोई तनाज़ा पैदा हो गया तो फिर पता नहीं चल सकता कि हुआ क्या है क्या नहीं। वो मैनुअल से तो पता चल जाता था, बैलेट पेपर सामने आ जाते थे सारा कुछ इसमें वो, और फिर वो उसने नताइज तब्दील किए जा सकते हैं। ये भी वहाँ फ्रांसिक रिपोर्ट में है, मौजूद है ये चीज़ जो उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया है इसका। तो इस तरह के अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं कि जनाब इनको पता नहीं। शिबली फराज साहब एक TV चैनल पर बैठे हुए हैं, उन्होंने पूछा कि जनाब आपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग का हक़ तो दे दिया है, सवाल किया गया, अपने वोट का ये हक़ इस्तेमाल कैसे करेंगे वो। अब वही बात जनाब, वो देखें हमने वो डॉलर तो ले लेते हैं उनसे, वोट का हक़ नहीं देते। नून लीग वाले पता नहीं क्या एतराज़ात करते हैं, PTA पीपल्स पार्टी वाले क्या एतराज़ात करते हैं, इस तरह की बातें चाहते हैं। वही रूटीन की बातें जो उन्होंने रटी हुई हैं, रटा लगाया हुआ है, वो रटा वहाँ उन्होंने रेड़ा। और लेकिन वो ये नहीं बता सके कि वो जो वोटिंग है, आई वोटिंग इंटरनेट के ज़रिए या जैसे भी उनको हक़ दिया गया है, वो कैसे वोट डालेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, ये उनको पता नहीं। यानी इन्होंने भी सोचा ही नहीं। ये अगर काबीना के इजलासों में बैठते थे, वहाँ ज़ाहिर ब्रीफिंग हुई होगी, बताया होगा कि जनाब ये हम तो हक़ तो उनको दे रहे हैं, लेकिन ये कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे होना, सारा बताया गया होगा। इनको ये नहीं पता। इसका मतलब इन्होंने हवा में ही एक कानून बना दिया, इनको पता ही नहीं। फराज साहब कहते हैं ये जो है ना, ये तो हमारे IT के मिनिस्टर हैं ना, अमीन अल हक साहब MKM वाले, वो इसकी जो है ना टेक्निकल साइड पे वो बता सकते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ये शिबली फराज साहब कह रहे हैं भाई आप तैयारी करके आते, तैयारी करके आना चाहिए था ना। जैसे वो आपके हमाद अज़हर साहब हैं, उन्होंने एक TV एंकर को, शाहजेब खानज़ादे को चैलेंज दे दिया है कि मेरे साथ मुनाज़रा कर दो। वो उन्होंने शाहजेब खानज़ादा को, जो प्रोग्राम है जियो पे चलता है, ज़ाहिर है वो बड़ी तैयारी करके बैठते हैं। पूरा उनको जो सब्जेक्ट होता है जिस मौजू पे वो लेते हैं, तो वो उस पर पूरी रिसर्च करके बैठते हैं, एक एक चीज़ उनके सामने होती है। तो उन्होंने को वो कहते हैं कि जनाब 4-5 दफ़ा ये वादा करके उनके प्रोग्राम में हमाद अज़हर साहब नहीं गए। अब इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है कि जनाब मेरे साथ शाहजेब खानज़ादा मुनाजरा कर ले, किसी गैर जानबदार एंकर के सामने बैठ जाए, और जो LNG वाला और गैस बहरान वाला मामला है तो उस मौजू पे मेरे साथ वो वहाँ मुनाजरा कर ले, बैठ जाए मेरे साथ। ओ भाई मेरे, वो सहाफ़ी का काम होता है सवाल पूछना। अब जितना विजन है किसी सहाफ़ी का, जितनी उसकी तैयारी है, उस हिसाब से उसने सवाल पूछने हैं। और आपका जितना विजन है, जितनी आपके पास आपकी तैयारी है, और कितना आप सच को छुपा सकते हैं, ये आपका काम है। उसने जो सवाल पूछने हैं वो आप उनकी तैयारी करके जाएं, बताएं उनको कि जनाब इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। वो रेटों का ही चक्कर बड़ा हुआ है ना। और बर वक्त जो कार्गो है, वो जो जहाज़ आते हैं उसके LNG के, वो आगे पीछे हो जाने का, 2 पार्टियाँ फिर भाग गई हुई हैं, उसका बर वक्त क्यों नहीं हुआ, यही 4-5 सवाल हैं, इसका जवाब दे दें आप कह रहे हैं कि जनाब नहीं, वो मेरे साथ जो एक सहाफ़ी है वो मेरे साथ मुनाजरा कर ले। यार सहाफ़ियों ने मुनाजरे नहीं करने होते, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछना होता है, आप लोगों ने उसका जवाब देना होता है। ये मुनाजरे वाली क्या बात हुई? यानी इसका मतलब फिर ये है कि वो शाहजेब खानज़ादा साहब जो हैं वो अपना ओहदा छोड़ के वहाँ चले जाएँ, तो आप भी अपना ओहदा छोड़ के बैठ जाएँ, दोनों फिर बराबरी की सतह पर करें। वैसे इसका तुक बनता नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि वो कहते हैं कि M. कन्नासी
आपकी क्या कहते हैं, ख्वाहिश कह लें आप। अहम करना वैसे वो कहते हैं कि उसको गैर दानिशमंदाना कहना चाहिए। गैर दानिशमंदाना आपकी वो है। प्रॉम्प्टर पे तो सब पढ़ लेते हैं, और प्रॉम्प्टर ते भी कोई लिखता ही है ना, तैयारी होंगी है ना, तुसी भी अपने नोट्स बना के ले आओ, पूरी किताब चुक ले आओ, उन्होंने सामने चक के खोल खोल के सब दसी जाओ, जनाब ये है ये है ये है। उसमें क्या है, मुनाजरे भी तुसी हर जाना। वो जनाब आवाज़ का कोई पता नहीं क्या किस तरह का ट्वीट है, अल्लाह ही रहम करे। अब आते हैं जनाब, जो ट्वीट किया है नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन चोरी किए और 33 बिल जो हैं इंक्लूडिंग EVM वाला और स्टेट बैंक वाला, वो बुलडोज़ करके मंजूर करवाए, और क्या वो अवाम को अपना जो खुफिया एजेंडा है वो बताना पसंद फरमाएंगे, बताएंगे कि हमारा इसके पीछे खुफिया एजेंडा क्या है, और तेज़ी के साथ इस मुल्क को नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो एजेंडे वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं। तो ये पता है आपको, सबको पता है कि खुफिया एजेंडा क्या है। खुफिया एजेंडा जो है EVM वाला, मैंने कल भी व्लॉग किया है इस पर, इससे पहले भी एक दिन व्लॉग किया था, कि इसका फ़ायदा इमरान खान को नहीं होगा। इसका फ़ायदा उसको होगा जिस पे रावलपिंडी वाले हाथ रखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट जिस पे हाथ रखेगी उनको फ़ायदा होगा। अगर EVM जो है इसमें धांधली के इम्कानात मौजूद हैं, जैसे पूरी दुनिया में ये एक समझ लिया कि मुसल्लमा हकीकत बन चुकी है, तस्लीम शुदा, बहुत सारे ममालिक ने छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है ये EVM वाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीना उन्होंने बंद कर दियाँ, कचरे छोड़ देती ने बहुत सारे मुल्का ने। ये सिर्फ भारत में कुछ है महदूद सा, और इवन के अमेरिका की बहुत सारी रियासतों ने ख़त्म कर दिया वहाँ जो शुरू हुआ था। कभी जर्मनी जैसे मुल्क ने उन्होंने कहा कोई यार इन सुट्टो परे, बहुत सारे ममालिक, फिनलैंड वगैरह, ये उसकी रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन की उस पर पड़ा हुआ। अब इसके ज़रिए ये कंट्रोल अगर करना चाहते, ये उनका जो खुफिया वाले हैं उनका फ़ायदा जो है वो उठाएंगे रावलपिंडी वाले, ठीक है ना, जिसको वो जितवाना चाहेंगे उसका। अब इसके एक बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे एक दोस्त ने, हमारे व्यूअर ने एक कमेंट किया हुआ है, वो बड़ा दिल को लगता है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये ज़ाहरा नून लीग का रास्ता, उनके बकौल वो ज़ाहरा नून लीग ही होंगे, कि रास्ता तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन EVM के ज़रिए ये जो भरपूर 2/3 अक्सरियत वाली बात है कि 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से आइन में तरमीम कर सकेंगे, अपनी मर्ज़ी से कानून बना सकेंगे, ये उसका रास्ता रोकेंगे। यानी कि जिसको 2/3 अक्सरियत मिलने वाली होगी, इस तरह वो किस तरह होगा, वो कहते हैं EVM के ज़रिए कि अक्सरियती पार्टी जो जीत रही है पार्टी, या जो हुकूमत बनाने के काबिल होने वाली है, उसको हुकूमत तक तो पहुंचने देंगे, ये कहा जा रहा है। अंदाज़ा है ना, एक 100% खबर तो, लेकिन उसको वाज़ेह अक्सरियत या 2/3 अक्सरियत नहीं लेने देंगे, अपना कंट्रोल रखेंगे उसके ऊपर। ये खुफिया एजेंडा, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत और अपना हक़ हुक्मरानी जो उन्होंने खुद साख्ता एक इख्तियार बनाया होगा, ये हमारा इख्तियार है, हुकूमतां साडी मर्ज़ी नाल बन गईयां। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी साढ़े बंदे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ के तुसीं काम करना, सिक्योरिटी का सिस्टम ब्रिगेडियर ਨੂੰ दे दिओ जनाब पूरे सूबे का। ऐसे हो रहा है, यही उनका एजेंडा है, और क्या एजेंडा हो सकता है। और जो अवाम की ताकत होती है, इसका अंदाज़ा इर्द गिर्द के हालात से हो जाना चाहिए। जैसे मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ वो ये कह रहे हैं कि अवाम की ताकत के साथ हम ये सारा जो गैर आइनी इकदाम हो रहे हैं, गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो, उनको शिकस्त देंगे। तो भारत में जमहूरी हुकूमत है, मोदी साहब 1 साल किसानों ने एहतजाज किए, 1 साल उन्होंने अपनी ताकत मनवाई, 3 कानून वापस हो गए वहाँ। आज 3 कानून वापस ले लिए उन्होंने, कहा यार माफ़ करो, ए ट्रैक्टर टुक्टर लै जाओ दिल्ली चों, लै जाओ पंजाब वाल नूं, हरियाणे नूं, उधर नूं, तो साड़ी जान छड्ड दिओ, असीं वापस लै रहे हैं कानून। ये होती है अवाम की ताकत, और अवाम की ताकत से ही
जो इनकलाब आते हैं वही देरपा होते हैं। रावलपिंडी के ज़रिए जो इनकलाब आते हैं, तब्दीली की जो फ़ज़ा चलाई जाती है, जो फ़ज़ाएँ चलती हैं तब्दीली की, वो बासहमी होती हैं साल 1.5 साल, और 2.5 साल में नाकाम होके गालियों का सिलसिला तो पहले साल ही शुरू हो जाता है। ये मैं खान साहब की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। और फिर अपने साथ साथ उनको भी बराबर हिस्सा दिया खान साहब ने। जो रावलपिंडी वाले हैं, जिनको लेके आए हैं मुबैना तौर पर, उनको बराबर हिस्सा दिया है गालियों में कि हम एक पेज पर हैं, एक पॉलिसी है, फ़ोन टेप होते हैं, वो इसलिए मेरे साथ हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे फ़ोन भी टेप होते हैं। ये बातें की हुई हैं ना इन्होंने। और फिर बराबर गालियाँ, सब बराबर गालियाँ, सब बराबर हिस्सा। तो ये नवाज शरीफ साहब को तो पता है, उन्होंने जो ये ट्वीट किया है, इसका मतलब ये है कि हमें भी पता चल जाए, आवाम को भी पता चल जाए कि जनाब ये उनका खुफिया एजेंडा है। और EVM जो है, एक तो मुंह बंद हो जाएगा इमरान खान का अगर वो हार जाए। ज़ाहिर 2028 वाला वादा अगर करके ले आए सी, तो कह भी तो भाई मेरा वादा पूरा करो भाई जी, EVM की तैयार धांधली नहीं हो सकती, तुम हार गए। और फिर खान साहब कह नहीं सकते कि जनाब मुझे धांधली से हराया गया है। ये पिछले व्लॉग में बड़ी तफसील से इस पर बात की है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।